अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे फैमिली वीज़ा अप्लाई करने से पहले किन बहुत ज़्यादा अहम बातों का आपने ख्याल रखना है, जिसके बाद आपको परेशानी ना उठाना पड़ी। अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो जो आपको मसले मसाइल होते हैं फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के बाद, और बाज़ लोगों को रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ता है, वो नहीं होगा। उसके बाद इंग्लैंड हुकूमत इन एक्शन एक बड़ा और फ्रॉड पकड़ा गया है, उस पर डिटेल के साथ आप लोगों के साथ बात करूंगा और लिंक भी शेयर करूंगा। जर्मनी ने इमिग्रेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा तारीखी कानून पास किया है। उसके बाद इमिग्रेंट्स के लिए बहुत बड़ी आसानी हो चुकी है, इस पे बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे कि कारोबार, अमदाद और जॉब क्या एक साथ ले सकते हैं स्पेन में, इस पे डिटेल के साथ बात करेंगे क्योंकि इस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं। फैमिली वीज़ा से रिलेटेड भी कमेंट आया जिस पे अब बात करता हूँ। मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जब आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उस वक्त कुछ अहम चीज़ें हैं जिनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। एक फैमिली का कमेंट आया कि मैंने अपना नाम जो है वो अपने हस्बैंड के नाम के का जो उन्होंने उनका सर नेम इस्तेमाल किया होगा या उनका नाम इस्तेमाल किया होगा अपने नाम के साथ एज अ सर नेम, तो अब क्या फैमिली वीज़ा अप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी? एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है फैमिली वीज़ा, तो उस वक्त आपका जो रजिस्टर सिविल में नाम है वो, और आपका जो नादरा के रिकॉर्ड में नाम है वो, और आपकी जो डिग्रीज़ या आपके कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आइडेंटिफिकेशन हो, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपका पासपोर्ट है, वो तमाम चीज़ों के नाम जो हैं वो सेम होने चाहिए। डिग्रीज़ का मैं क्यों कह रहा हूँ? डिग्रीज़ का इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर आप उसको करेक्ट करवाना चाहते हैं तो डिग्रीज़ एक बहुत बड़ा प्रूफ होती है। कैसी होती है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो जैसा मैंने कहा कि ये तमाम जगहों पे आपका नाम बिल्कुल सरनेम और आपका जो नेम है वो सेम होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपका ये सेम किसी जगह पे भी एक स्पेलिंग का मसला बनता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। इस बात को आपने बिल्कुल गौर से और जहन नशीन कर लेना है। इवन जो आपका उर्दू का निकाहनामा है जो मांग लेती है एम्बेसी फैमिली वीज़ा देते वक्त, वहाँ पे भी आपका जो नाम है वो बिल्कुल वही होना चाहिए, बेशक उर्दू में हो, जो कि आपका तमाम रिकॉर्ड्स में है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो अब मैं डिग्रीज़ का क्यों कह रहा हूँ? अगर खुदा न खास्ता आपका किसी जगह पे भी नाम जो है वो चेंज है तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने करना ये होता है कि आपने किसी अपनी ज़िले की, तहसील की, जहाँ पे आप रहते हैं, या डिवीज़न की जो आपकी अदालत होती है वहाँ पे केस इनपुट करना है, जो नॉर्मली 4 से 6 महीनों में आपका वो केस जो है वो फाइनल हो जाता है, और वो रजिस्टर सिविल वालों को बुला के आपका रिकॉर्ड करेक्ट करवा देते हैं। ये यहाँ पे नहीं होता। अमूमन तौर पे हमारा जो रिकॉर्ड है वो रजिस्टर सिविल के पास ठीक नहीं होता। उस वक्त आपने जो इनपुट करना होता है केस, वो यही करना होता है कि मेरी डिग्रीज़ पे नाम ये है और ये बाकी डॉक्यूमेंट्स पे मेरा नाम ये है, तो रजिस्टर सिविल में मेरा नाम जो है वो करेक्ट नहीं है, इनसे मैच नहीं करता। तो मेरा इनसे मैच करता हुआ नाम जो है रजिस्टर सिविल वालों को ऑर्डर किया जाए कि वो कर दें। तो फिर क्या होता है कि अदालत रजिस्टर सिविल वालों को बुलवा के उनको ऑर्डर करती है कि आप इनके जो रिकॉर्ड है दूसरा जिसमें डिग्रीज़ शामिल हैं, या नादरा के रिकॉर्ड में भी अगर करेक्ट नहीं है लेकिन डिग्रीज़ में है, तो आप अगर पुट करते हैं कि मेरा डिग्रीज़ के मुताबिक हो, तो वो फिर क्या करते हैं कि रजिस्टर सिविल को ऑर्डर करते हैं। रजिस्टर सिविल उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है और वहाँ पे आपकी चेंजिंग कर देता है, और क्या करता है कि जिस जगह पे आपका रजिस्टर पे वो करेक्शन करता है वहाँ पे कोर्ट का जो फैसला होता है उसकी जो कॉपी है वो भी नथी कर देता है, ताकि जब इंक्वायरी वाले अगर आते हैं तो वो तमाम चीज़ों को वहाँ पे वो उन्होंने पिक्चर वगैरह लेनी होती है, दर्ज करना होता है कि इस बंदे का अदालत के ज़रिए नाम अपलीदो जो है वो चेंज हुई है। इस तरह से करके आप अपनी करेक्शन करा सकते हैं। और अगर खुदा न खासा नादरा में भी आपका रिकॉर्ड गलत होगा तो फिर जैसे रजिस्टर सिविल में आपका करेक्ट हो जाएगा, उसको लेके आप नादरा के पास भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी आप अपनी करेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि नादरा से जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, नया जो आपका नाम और अपलीद होगी उसके मुताबिक, तो उस बर्थ सर्टिफिकेट को आप नादरा में ले जा के वहाँ पे उसको करेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि वो नादरा का ही रिकॉर्ड शुदा जो है बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तो इस तरह से आप अपनी तमाम प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, कहना ये चाहूँगा कि फैमिली वीज़ा अप्लाई करने से पहले इन तमाम चीज़ों का आपने बागौर जायज़ा ले लेना है। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि हम अप्लाई कर देते हैं, हो सकता है कि वो इसकी
चेकिंग ना करें या हम गुजर जाएं, ऐसा नहीं है। वो बहुत बरीकबीनी के साथ करते हैं। अब तो ये हो चुका है कि कुछ फैमिलीज़ पे अगर उनको शक पड़ती है तो वो उनका DNA भी मांग लेते हैं। स्पेशली अगर बच्चों की पैदाइश में गैप कम हो तो वो शक में पड़ जाते हैं कि किसी और फैमिली के बच्चे को तो अपना बच्चा बना के साथ नहीं ले जा रहे। इस वजह से इन तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर रखें और कानून के मुताबिक रखें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना उठाना पड़े। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने रिसेंटली, मैंने लास्ट वीक एक आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी कि इंग्लैंड ने एक बड़े फ्रॉड को बेनकाब किया। वहाँ पे होम ऑफिस ने अपने अहलकारों को कस्टमर बना के भेजा मुख्तलिफ सोलिसिटर्स और वकीलों के पास। सेम उसी तरह जिस तरह उन्होंने यूरोपियन को चूना लगाया था सोलिसिटर्स ने और वकीलों ने, और कहा था डेट गुजरने के बाद भी कि आपको हम प्री सेटलमेंट स्टेटस दिलवा देंगे आपके जाली प्रूफ बना के, तो इसी तरह से वकीलों ने असाइलम सीकर रेफ्यूजीज़ को, जो कि असल में होम ऑफिस के अहलकार थे, उनको भी इसी तरह की बातें की कि आपने वहाँ पे जाके बयान क्या देना है, इंटरव्यू क्या देना है, असाइलम कैसे अप्लाई करना है, कुछ और नहीं कहना, सिर्फ असाइलम अप्लाई करना है। ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड होती रहीं। अब उन सोलिसिटर्स को और वकीलों को पकड़ा जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह के कुछ और फ्रॉड भी इन्होंने पकड़े हैं और इसमें बड़ा अहम फ्रॉड वीज़े का भी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस तरह दूसरे यूरोपीय मालिक के साथ हो रहा है, वहाँ से लोगों को वर्क परमिट पे बुलाया जाता है लेकिन असल में कारोबार का नामो निशान भी नहीं होता। इसी तरह इंग्लैंड के साथ भी हो रहा है। 10,000 पाउंड तक जो है वो नाइजीरिया में चल रहा है, और बाकी आपको मालूम है कि हमारी कंट्रीज़ में भी कितनी अमाउंट चल रही है, तकरीबन 30, 40, 50 लाख वहाँ पे भी चल रहा है यूके के वर्क परमिट का। तो लोग दे के आ रहे हैं लेकिन असल में वर्क परमिट वो इशू करके वहाँ पे वीज़ा ले के आ जाते हैं, लेकिन आगे उनको काम उस जगह पे नहीं मिलता जहाँ का वर्क परमिट इशू किया होता है। तो इस तरह का फ्रॉड जो यूके की हुकूमत है उसने और बेनकाब किया है। अब इसके गिर्द भी घेरा तंग होगा और इसके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो सकती हैं। इस वजह से हमेशा सोच समझ के इतनी बड़ी अमाउंट भरें ताकि आपको आने के बाद ऐसा ना हो कि ये इंक्वायरीज़ में आप फंसें और आने वाले वक्त में आपकी अमाउंट भी जाती रहे और आप पकड़े भी जाएं यूके में। इस वजह से बिल्कुल अपनी तस्दीक करके तमाम क्राइटेरिया पूरा करके ही यूके में लैंड करें। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक नंबर 1। आप ख़ुद भी इसको रीड करके क्लिक करके रीड कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर जर्मनी से आई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में जर्मनी में एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि जर्मनी ने अपनी जो नेशनलिटी का कानून है, जो प्रोसीजर है, उसको इंतहाई नरम कर दिया है। जर्मनी में आम तौर पे 8 साल बाद जो है वो गैर मुल्कियों को नेशनलिटी के राइट्स देते थे। जब वो लीगल हो जाते थे, लीगल होने के 8 साल बाद वो वहाँ पे रहते थे, जर्मन लैंग्वेज सीखते थे, उसके बाद उनको राइट मिलते थे कि वो जर्मन नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब वो 5 साल कर दी गई है, यानी कि 5 साल बाद आप जो है अब जर्मन नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए, नॉन यूरोपियंस के लिए नहीं है बल्कि यूरोपियंस के लिए भी है। जो मैं नीचे आपको लिंक शेयर करूँगा वहाँ पे आप दरमियान में जाएंगे तो वहाँ पे तमाम ममालिक की लिस्ट मौजूद है, किन ममालिक के कितने बाशिंदे जो हैं वो इस वक्त जर्मनी में रहते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्होंने तुर्किश लोगों का कहा है, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा यूक्रेन के लोग हैं। तो इस तरह से बिलतरतीब लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो कि गैर मुल्की हैं। उसमें स्पेन के लोग भी शामिल हैं, पुर्तगाल के लोग भी शामिल हैं और फ्रांस, इटली के लोग भी शामिल हैं। इन तमाम लोगों को भी ये सहूलत अब हासिल होगी कि वहाँ पे अगर ये रहते हुए इनको 5 साल गुजर चुके हैं, लीगली रह रहे हैं, तो ये वहाँ की नेशनलिटी ले सकते हैं। अगर स्पेन की नेशनलिटी या किसी और मुल्क की छोड़ के जर्मन नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो वहाँ पे ले सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इमिग्रेंट्स के लिए। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कारोबार, अमदाद और जॉब एक साथ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि कारोबार और जॉब की। अगर आप ऑटोनोमो बनाते हैं, इस पे दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, ऑटोनोमो बनाते हैं और साथ आप चाहते हैं कि आपने जॉब भी करनी है, तो ऑटोनोमो इस तरह नहीं होनी चाहिए कि आपने ऑटोनोमो बना ली, आपकी शॉप चल रही है और आपने एम्प्लॉय कोई भी नहीं रखा और आप जो है वो जॉब भी कर रहे हैं। इस तरह से आप पकड़े जाएंगे। इस तरह से आपको बिल्कुल भी एक दिन भी आप ना चलाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है, आपको बहुत बड़ा जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए यही है कि आपने ऑटोनोमो बनाई, एम्प्लॉय रखा, उसका फुल कॉन्ट्रैक्ट किया कि इतने घंटे ये काम करता है, और ख़ुद अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं। उस पर ये याद रखें कि जब आपने रेंता डिक्लेयर करवाना है तो रेंते में आपको जॉब की तनख्वाह
और बिज़नेस के जो इनकम है, ये दोनों को शो करवाने के बाद हो सकता है कि आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़े। अगर आपका पार्टनर खामद या बीवी यहाँ पे है और वो भी लीगल है, तो वो अगर आप ऑटोनोमो उनके नाम पे बनाते हैं, तो ख़ुद जॉब करते हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस तरह से दो अलहदा पर्सनैलिटीज़ हो जाएंगी। जहाँ तक अमदाद का तल्लक है, अगर तो आपकी फ़ैमिली इधर है, बच्चे हैं, आपकी जो है वो जॉब है, प्लस आपका कारोबार है, लेकिन आपको इतनी इनकम नहीं हो पा रही, कारोबार ज़ीरो में जा रहा है या माइनस में जा रहा है, और आप जो है वो कोई अमदाद अप्लाई की हुई है या लगी हुई है, आपको डर है वो कट जाएगी, तो इस तरह तो नहीं कटेगी अगर आपकी इनकम कम शो हो रही है। लेकिन अगर आपका बिज़नेस भी अच्छा रन कर रहा है, आप रेंटा अच्छा डिक्लेयर करवा रहे हैं, जॉब से भी आपको इनकम आ रही है, और आपकी फैमिली बेशक इधर है या नहीं, लेकिन आपके एक्सपेंस और इनकम में फ़र्क है, यानी कि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो फिर आपकी इमदाद काट दी जाएगी और आपको इमदाद नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।